अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स की लेटेस्ट प्लान्ड एक्विजिशंस के बारे में। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्विजिशन जो प्लान्ड एक्विजिशन है वो रफेल्स नहीं है, फर्दर रफेल्स नहीं है, मरीन के रफेल्स नहीं है, F-35 की बात नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो बात है आई स्टार की, जिसका मतलब है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेटिंग एंड रिकॉनेसेंस। आई स्टार। तो ये आई स्टार क्या चीज है और आई स्टार अभी इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट को इतना स्पीड अप क्यों किया हुआ है? तो इसका जवाब सिंपल ये है कि आई स्टार का प्रोजेक्ट तो इंडियन एयरफोर्स का बहुत पहले का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट तो इंडियन एयरफोर्स का पहलगाम और पुलवामा से भी पहले का प्रोजेक्ट है। 2010 के बाद ये प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडियन एयरफोर्स को इस चीज का इल्म था कि हम रीजन में बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। हम रीजन में जो बाकी एडवर्सरीज हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें पाकिस्तान है, इनसे हम बहुत पीछे रह रहे हैं रिकॉनेसेंस में, टारगेटिंग में और सर्वेलेंस में। तो इवैक्स और आई स्टार और इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान के पास इवैक्स भी है, चाइनीज भी है, स्वीडिश भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो लगी है मुख्तलिफ ममालिक की हैं। लेकिन इवैक्स बेसिकली एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपका एक मास्टर रेडार होता है, मास्टर आईज इन द स्काई। ठीक है। फिर पाकिस्तान के पास इवैक्स होने के साथ साथ पाकिस्तान के पास फैल्कन ईडब्ल्यू एयरक्राफ्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर है। ठीक है। अब जैमर एयरक्राफ्ट डेडिकेटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनसे रिलेटेड होते हैं। इवैक्स एक डिफरेंट कैटेगरी होती है विच इज अ मास्टर रेडार, जो पूरी बैटलफील्ड को देखता है और वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद बाकी अपने एसेट्स को भेजता है, इंफॉर्मेशन लेता भी है और भेजता भी है। तो क्या करता है कि ये सिचुएशनल अवेयरनेस देता है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को। वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स फिर तमाम की तमाम सिचुएशनल अवेयरनेस उनकी स्क्रीन पे आ रही होती है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट अकेला से कुछ काम नहीं कर रहा होता। आप नॉर्मली देखेंगे कि अब से पहले, पहलगाम से पहले, जितने लोग भी फाइटर जेट्स के जो एनालिसिस कर रहे होते थे, वो एनालिसिस क्या कर रहे होते थे यार? एयरक्राफ्ट को एज एन इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म लेते थे कि यार ये देखो, ये रफेल है, इसमें स्पेक्ट्रा इंस्टॉल्ड है, इसका रेडार की ये फ्रीक्वेंसी है, इतना ये देख सकता है, इतने टारगेट्स को लॉक कर सकता है, इतने टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, ये इसका मिसाइल है, इस मिसाइल की ये रेंज है। हम हमेशा एसेट्स को एज सेपरेट एंटिटीज देखते थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज फिलॉसफी को इन्फोर्स किया। हमारे एसेट्स सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एसेट्स नहीं रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है दूसरे सिस्टम्स के साथ, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर्स बन गए। अच्छा, फोर्स मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जेट-एन-सी के रेडार की एक स्पेशल लिमिट है, वो उस लिमिट के अंदर काम करता है, मगर वंस इट इज इंटीग्रेटेड विद द एवेक्स इज इंटीग्रेटेड विद द सैटेलाइट्स और अदर जैमिंग जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ, तो एक ऐसा पावरफुल पंच बनता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी से ज्यादा होता है। अब इससे रिजल्ट क्या निकला कि ऑल्दो, मैं अभी भी कहूंगा, ऑल्दो रफेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, रफेल बहुत ही जबरदस्त किस्म का फाइटर जेट है, जबरदस्त, फ्रांस का रफेल बहुत, लेकिन विदाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द अदर एसेट्स उसको क्रिपल कर दिया गया। जब वो क्रिपल हो गया तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो वो सिटिंग डक्स थे, मतलब दे वर शॉट डाउन लाइक दे वर नथिंग। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि अगर हम चाहते तो हम इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, मतलब एटलीस्ट वी कुड हैव शॉट डाउन 20 एयरक्राफ्ट। देखिए, आप लोगों ने जब 7 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर दिया बिकॉज दे वर ब्लाइंडेड, यू कुड हैव शॉट डाउन मेनी मोर, बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि मिसाइल कहां से आ रहा है, उन्हें कहां से हिट हो रहा है, कहां से उनको मिसाइल हिट हो रहा है, कहां से उनको टारगेट लॉक किया जा रहा है। उनके सामने जो पिक्चर आ रही थी डिस्प्ले पे, वो इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट की अपनी एबिलिटी जो उसको शो कर रही थी। इवैक्स था, इवैक्स बैक पे था, लेकिन चूंकि इवैक्स भी इंटीग्रेटेड नहीं था, मतलब सैटेलाइट इंटीग्रेशन, रेडार इंटीग्रेशन, ईडब्ल्यू प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, तो आई स्टार का प्रोजेक्ट इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा से उसको रिवाइव किया कि यार हमें ये प्लेटफॉर्म्स चाहिए। आप चाहते हो कि हर एक स्कर्मिश में इंडियन एयरफोर्स को सबसे आगे रखते हो, तो इंडियन एयरफोर्स को आप इक्विप भी करो उन चीजों के साथ जिन चीजों को वो मांगते हैं। अगर वो चीजें नहीं होंगी तो इंडियन एयरफोर्स कैन नॉट परफॉर्म।
तो ये वो तमाम रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा लॉस इनकर किया। अब ये भी देखें कि 2019 में जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक्स के जवाब में स्ट्राइक्स की, तो इंडियन एयरफोर्स वाज कॉट सरप्राइज्ड कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ। ये तो जो अभिनंदन का एपिसोड हुआ जिसमें उसके रेडार को जैम कर दिया गया एंड ही कुडंट कम्युनिकेट विद हिज बेस, ये उनके लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए थी, नहीं हुई। ठीक है, बातें बहुत बड़ी। उन्होंने कहा ठीक है ये प्लेटफॉर्म नहीं, हम फ्रेंच प्लेटफॉर्म जब लेके आएंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, तो वो प्लेटफॉर्म तमाम के तमाम जो शॉर्टकमिंग्स है उसको पूरा कर लेगा। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि प्लेटफॉर्म्स, ये जो आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर है इसमें प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए। इसमें प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स नहीं रहते अनलेस एंड अनटिल उनको इंटीग्रेट किया जाए तमाम इकोसिस्टम के साथ। तो इसको कहते हैं किल चेन। वो किल चेन तब बनेगी जब आपका एयरक्राफ्ट आपकी एवैक्स के साथ, आपकी सैटेलाइट्स के साथ, आपकी ग्राउंड इक्विपमेंट के साथ, आपकी ईडब्ल्यूज के साथ सब इंटीग्रेटेड होंगे। बीवीआर मिसाइल भी जब आप फायर करेंगे तो सिर्फ आपके जो एयरक्राफ्ट की नोज के अंदर रेडार है, एजा रेडार, सिर्फ वो उसको गाइड नहीं करेगा, आपके वैक्स उसको गाइड करेंगे। देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग दैट इज इन्वॉल्व। तो जब तक आप अपने प्लेटफॉर्म्स को इंडिविजुअल ऑन पेपर ही जानते रहेंगे और वो तो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। J-10C ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। इस वजह से नहीं कि J-10C रफेल से बहुत ऊंचा एयरक्राफ्ट है, इस वजह से कि J-10C के पीछे जो एम्प्लॉयमेंट की एक पूरी किल चेन बनाई गई थी, दैट वाज वेरी इफेक्टिव। वेयर एज रफेल्स वर एक्टिंग इंडिविजुअल बेस्ट एयरक्राफ्ट्स। आपके पास ऐसे एवैक्स नहीं थे जो उसको इंटीग्रेट कर सके, ऐसे ईडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जो उसको इंटीग्रेट कर सके। तो क्या हुआ? इट वाज इनइफेक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा जो क्वालिटेटिव एज रखा हुआ है, वो एज हमेशा से अपना इंडियन एयरफोर्स के ऊपर हमेशा बना के रखा हुआ है। अभी इंडियन एयरफोर्स बात कर रही है आई स्टार की, ठीक है। आई स्टार को मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही है, आई स्टार क्या है। पाकिस्तान एयरफोर्स से 5th जनरेशन फाइटर्स की तरफ चलेगी। 40 एयरक्राफ्ट आपके पास आ रहे हैं 5th जनरेशन। तो क्या क्वालिटेटिव एज रखा हुआ है। अब इंडियन एयरफोर्स एक ऐसे कॉर्नर में आ गई है जहां पे उनको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए है। कहां से लेंगे? एकदम से एक्विजिशन तो नहीं होती। पाकिस्तान एयरफोर्स इज लकी दैट वी हैव गॉट सच गुड फ्रेंड्स। चाइना की तरह के हमारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, टर्की की तरह के इतने अच्छे दोस्त हैं, अजरबैजान की तरह हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं। तो ये होती है वो डिप्लोमेटिक सक्सेस जो इंडिया के पास नहीं है। इजराइल से वो F-35 लीजिए, लेना F-35, क्या अमेरिका इजाजत देगा? क्या इजराइल इंडिया को F-35 देगा? तो जो आप लोगों ने डिप्लोमेसी करते रहे हैं इतने अरसे और हमें ये बताते रहे हैं कि हम दुनिया में अकेले हो गए, यही बताते रहे ना आप, हम दुनिया में अकेले हो गए, हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, हमें पूरी दुनिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जानती है, मानती है, हमारी बात सुनी जाती है, हम वर्ल्ड पावर हैं XYZ। और पाकिस्तान, हमें हमेशा से सुनते आ रहे थे, इंडिया वाले कह रहे थे आइसोलेट हो गया, ये तो इररेलेवेंट हो गया, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट नाउ, पाकिस्तान की बात ना कीजिए, ये इररेलेवेंट है। अब आप देखें कि पाकिस्तान को, अब आप बात करते रहे कि पाकिस्तान को फ्री में जैसे भी मिल रहे हैं, कम एंड टेस्ट दोज सिस्टम्स, कम एंड टेस्ट दोज सिस्टम्स वंस अगेन, ठीक है। तो बड़ाई इसमें नहीं है, लेकिन आप देखें कि आप लोगों का हमेशा से पाकिस्तान की तरफ जो तरीकाकार रहा है वो बहुत ही गलत रहा है। आपने अभी भी सबक नहीं सीखा है। पाकिस्तान के पानी को आपने अभी तक डाइवर्ट कर रहे हैं, अभी तक रोका हुआ है, डाइवर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू यू। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि अब चाइना भी आपके साथ क्या करेगा, चाइना भी अब आपके साथ क्या करेगा इन केस अगर आपको ऐसी हरकत करेंगे। बाकी यह कि चाइना आपके साथ ना भी करे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स हैज गॉट द प्लानिंग रेडी। हमें यह पता है कि सीज फायर में आपने ये मौका जाना है कि आप हथियारों को दोबारा से असेंबल करें, नई टैक्टिक्स बनाएं, लेकिन एक चीज याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। आपने जितनी भी इस किस्म की एडवेंचर्स किए हैं, इन एडवेंचर्स का पाकिस्तान को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ है कि आपने हमेशा हमें पुश करते रहे हैं टुवर्ड्स एक्सीलेंस, और हम एक्सीलेंस की तरफ जाते रहे। वी आर द फर्स्ट नेशन इन साउथ एशिया जिसके पास स्टेल्थ फाइटर्स होंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? आपकी एक्विजिशंस कहां तक है? तो मजाक उड़ाना किसी कंट्री का, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैं यही बात करता रहा था कि इंडिया ने अपना नुकसान सबसे ज्यादा किया। आप इंडिया के चैनल्स अभी भी देखें, सिवाय मजाक उड़ाने के,
सिवाय झूठ बांधने के, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट ना करने के, आप हमेशा एक ऐसी डे ड्रीमिंग में रहे हैं कि जब आपको you'll wake up, you'll find out that it was basically a nightmare you were going through. It was basically a nightmare. And more nightmares are coming in the face of the fifth generation fighters, HQ-19, ठीक है। और पाकिस्तान पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, रोज बरोज बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ये आप ही लोगों के ऐसे एग्रेसिव मोड्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को पुश किया जा रहा है टूवर्ड्स फर्दर एक्सीलेंस। पाकिस्तान एयरफोर्स आप देखें ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑपरेशन सिंदूर से पहले उसकी क्या प्रोजेक्शन थी दुनिया में, उसके बाद क्या थी। पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या रेटिंग है दुनिया में, इंडियन एयरफोर्स की क्या रेटिंग है दुनिया में, पाकिस्तान की क्या रेटिंग है दुनिया में, इंडिया की क्या रेटिंग है दुनिया में। पाकिस्तान ने क्या चीज प्रूव की कि हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, इंडिया ने क्या चीज प्रूव करने की कोशिश की जिसमें नाकाम हुआ कि इंडिया हैज गॉट नो फ्रेंड्स एट ऑल। आप बताएं ना, कितने कितनी कंट्रीज ने ऑफिशियली आपके स्टैंड को एंडोर्स किया, कितनी कंट्रीज ने। फिर डिप्लोमेटिकली आपको वो डिफीट हुई है जिसको आप यूज टू नहीं थे, यू वर नॉट यूज टू। आप इस चीज के यूज टू थे कि यार हमने एक बात कह दी ना तो यही बात है। आपके आपके जो फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर, उनके बात करने का अंदाज आप यूरोप में देखे ना कैसा होता था। वो ऐसा होता था जैसे वो किसी क्लास के टीचर हैं और बाकी सारे स्टूडेंट सामने बैठे हैं, किसी को डांट दिया, किसी को बताया तुम्हें तो पता ही नहीं, मुझे पता है, तुमने ये सवाल कैसे किया। तो अब उनको देखे कि वो कितने इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो जो लोग हमें इररेलेवेंट करने निकले थे वो तो खुद इररेलेवेंट हो गए, उनकी तो बात कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखें कि आपको क्या रिसेप्शन मिल रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, आपके जो यहां से गया हुआ है कांग्रेस और बीजेपी मिला के जो एक वक्त गया हुआ है, और पाकिस्तान को क्या रिसेप्शन मिल रही है। आई थिंक थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। दुनिया पाकिस्तान एयरफोर्स को मान रही है। आप यहां पे बात करते रहे जी एवैक्स गिर गया पाकिस्तान एयरफोर्स के, C-130 तबाह हो गए, ये हो गया वो हो गया, और प्रोपेगेंडा करते रहे कि पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट्स में $7 बिलियन का नुकसान। ओ भाई, अगर $7 बिलियन का नुकसान हो गया तो पाकिस्तान की जितनी एयरफोर्स है फिर तो वो बैठ गई होगी। देखे ना, फिर तो पाकिस्तान का डिफेंस अभी सबसे कमजोर होगा। आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? $7 बिलियन का अगर पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स को नुकसान हो जाए, जो छोटी एयरफोर्स है कंपैरेटिवली, तो $7 बिलियन का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। तो पाकिस्तान इज, अकॉर्डिंग टू यू, इज एट इट्स वीकेस्ट। आपने बेसिस देखिए, जिस कंट्री की एयरफोर्स तबाह होगी ना, वो कंट्री क्रिपल हो गया। आज की मॉडर्न वॉरफेयर में अगर किसी कंट्री की एयरफोर्स तबाह होगी तो वो कंट्री क्रिपल हो गया, वो कंट्री अब अपना डिफेंस नहीं कर सकता, सीधी बात है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अभी मैं आपकी तमाम एग्जांपल को लेकर चलता हूं। इसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस को तबाह करके $7.1 बिलियन या 7.8 पता नहीं कितने आप एक बात कर रहे हैं, उतने $बिलियन का नुकसान पहुंचा के एयर एसिड्स डाउन हो गए, वैक्स खत्म हो गया, HQ-9 तो वो चलता ही नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स का। ठीक है, वो एयर डिफेंस सिस्टम तो चलता ही नहीं। तो वेट किस बात का, वेट किस बात का है? कश्मीर कब लेना है? जो पाकिस्तान से आपने कश्मीर लेना है, वैसे तो आपने पूरा अखंड भारत में पूरा पाकिस्तान वापस भारत में लेना है, कश्मीर कब लेना है? एक सवाल है, एक सवाल है। आई एम नॉट इनकरेजिंग यू, आई एम नॉट सेइंग कि आप आओ, और मतलब मैं कभी भी वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करता, आई एम द लास्ट पर्सन टू ग्लोरीफाई वॉर। लेकिन मैं इंडियन अवाम को एक रियलिटी बताना चाहता हूं कि यार इस प्रोपेगेंडा में मत आए, मत आए। क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब जरा रीग्रुप कर ले, दोबारा ऊपर आ जाए तो फिर हम अटैक करेंगे? मतलब देखें, बातें वो किया करें ना। आप अपनी गवर्नमेंट से पूछे ना कि यार अभी पाकिस्तान एट इट्स वीकेस्ट है, हम एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, हम वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, आजाद कश्मीर कब लेंगे? पूछे उनसे। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो आप खुद कुछ एनालिसिस करें, अपने माइंड से भी कुछ सोचा करें कि आप लोगों को बहुत बड़ा सेटबैक्स हुए हैं, खुसूसन एयरफोर्स को। नेवी आपकी बच गई है, नेवी आपकी इस तरह बच गई है कि नेवी ने प्रूडेंस दिखाई है, नेवी आई नहीं है।
आपका एयरक्राफ्ट कैरियर वापस चला गया था, वरना आज हम एयरक्राफ्ट कैरियर की भी बात कर रहे होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं यार हम लोग 20 एयरक्राफ्ट भी गिरा सकते थे तो क्यों नहीं गिराए। मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, और वो वीडियो है एस्केलेशन लैडर क्या होता है और पाकिस्तान ने कैसे एस्केलेशन लैडर को बैलेंस करके रखा हुआ था। ठीक है, हम चीजों को उस जगह पे एस्केलेट रखना चाह रहे थे जहां आपके पास बहाना ना हो वॉर को फर्दर एस्केलेट करने का। फिर मेरी एक और वीडियो भी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा कि यूक्रेन कैसे रिग्रेट करेगा अपने इस डिसीजन को कि जो उसने एयर बेसिस के ऊपर अटैक किए, कि उसने एस्केलेशन लैडर के जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को ऑनर नहीं किया और उस एस्केलेशन लैडर में फौरन ऊपर की तरफ चले गए। तो अब यूक्रेन इज रिग्रेटिंग, और अब वो ही हो रहा है। एस्केलेशन लैडर को आप जब भी बाईपास करेंगे ना, उसके स्टेप्स को बाईपास करेंगे, तो फिर तैयार रहें कि आप भी उस एस्केलेशन लैडर के बाईपास होने के लिए तैयार रहें। आपको नहीं पता होता कौन सा एयरक्राफ्ट कौन सा वेपन कैरी कर रहा है, ठीक है। आप मिनिमम उतने एयरक्राफ्ट गिराते हैं जितना आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अगर पाकिस्तान 20 एयरक्राफ्ट गिरा देता, यू जस्ट डोंट नो कि किसके ऊपर कौन सा वेपन है। वही वेपन अपने जो है लोगों के ऊपर गिर जाए, उनके लोगों के ऊपर गिर जाए, ठीक है। यू जस्ट डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग यू नो क्लूज। तो क्या हो इंडिया के पास और कोई ऑप्शन ना हो बस उस एस्केलेशन लैडर को आगे बढ़ाने की। तो पाकिस्तान ये जिम्मेदारी भी बड़ी फुलफिल करता रहा यार, एस्केलेशन लैडर में जरा एहतियात रखें। पाकिस्तान पीस के लिए बहुत एफर्ट करता रहा, लेकिन आप लोगों ने पाकिस्तान को उस कॉर्नर में खड़ा कर दिया जहां पे अब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है, यू डोंट लर्न फ्रॉम योर लेसन्स, तो आ जाए अब ये मार्का जो है वो हो ही जाए। आपको फिर इस हद तक आपको नुकसान पहुंचाया जाए ताकि एक लिमिट तो होना जब हम बार बार ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इस किस्म की एस्केलेशंस बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये पानी का थ्रेट बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों ने अब ये थ्रेट दिया तो इसको किसी ना किसी मंतकी अंजाम पे हम लोगों ने पहुंचाना है। हम ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। आज हम आपके साथ नेगोशिएट करें, आप पानी अभी छोड़ें, आपने तो अपनी इंटेंशन बता दी ना, आपने अपनी इंटेंशन ये बता दी कि नल का हमारे पास है, हम वॉल बंद कर सकते हैं। ऑल्दो चाइना ने आपको बता दिया कि नहीं, असल वॉल मेरे पास है, मैं तुम्हारा भी वॉल बंद कर सकता हूं। लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी अपने जोर पे चाहिए, उस वॉल को हम खुद खुलवाएंगे। ये आज हमें प्रूव करके बता रहे हैं कि पाकिस्तान की शहर कश्मीर क्यों है। इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें पाकिस्तानी यूथ के लिए क्लियर की। आई एम थैंकफुल टू मोदी, थैंकफुल। क्यों? टू नेशन थ्योरी मोदी ने हमें बताया कि यार प्रैक्टिकल क्या होता है, टू नेशन थ्योरी क्यों जरूरी थी, क्यों इंपैरेटिव थी। आज इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को भी ये चीज सोचनी पड़ी है। ईद के ऊपर उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कुर्बानी ना करना उनके स्टेट्स में। आपको कुर्बानी से रोका गया, इंडियन मुस्लिम्स आपको कुर्बानी से रोका गया। आप देखें कि ये थी वो टू नेशन थ्योरी। मुझे पता है कि आप पाकिस्तान नहीं आ सके थे किसी भी वजह से, इस वजह से आप ऐसे जुल्म सितम सह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि कुर्बानी से आपको ईद मनाने से रोक दिया गया। जान माल इज्जत महफूज नहीं। आपके पास वक्फ जो बोर्ड है उसके ऊपर वो जो प्रॉपर्टीज का मसला चला हुआ है। आप कहां का सेक्युलर मुल्क है, कहां का सेक्युलर मुल्क है। ये तो बेसिकली एक हिंदू आइडियोलॉजी स्टेट है। हम तो कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा नाम बताता है। आप भी फिर अपना नाम चेंज कीजिए ना। आपने क्यों फालतू में अपने नाम के साथ एक सेक्युलर का टैग लगाया हुआ कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। तो मेरा जो फाइनल एनालिसिस है, फाइनल जो वर्डिक्ट है वो यही है कि इंडियन एयरफोर्स अब अपनी गवर्नमेंट से ये कह रही है। देखिए आप देते हैं हमें, आप हमें ऑफर क्या करते हैं। इंडियन एयरफोर्स अपनी गवर्नमेंट से कहती है, आप हमें ऑफर करते क्या है, तेजस ले लो, 1980s का डिजाइन आप ले लो, जो वेपन कैरी वो कर नहीं सकता। फिर आप हमें कहते हैं कि फ्रांस से आपने हमें रफेल्स लेके दिए, स्टेट ऑफ द आर्ट, मानते हैं, उसके ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लगे हुए, मानते हैं। तो फ्रांस से जो है वो झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं, हमें सोर्स कोड दो। क्यों सोर्स कोड दो? हम लोगों ने लोकल अस्त्रा मिसाइल लगाने हैं, ब्रह्मोस लगाने हैं। और भाई फ्रांस कहता है कि मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल्स लगे हुए हैं
उन मिसाइलों के साथ तो तुम लोगों ने मेरे एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। ठीक है, मानते हैं ना? अभी तो नंबर्स के ऊपर हम लोग डिसएग्री कर रहे हैं, ये तो आप भी मानते हैं कि रफेल्स गिरे हैं। नंबर्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट है ना, आप मानते हैं ना रफेल्स गिरे हैं। तो फ्रांस ये कहता है कि मेरे बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार्स, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेक्ट्रा, स्टेट ऑफ द आर्ट जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो इन्वेंट्री है, उसके साथ तुम लोगों ने मेरा रफेल जो कि 20 ऑड ईयर्स में नहीं गिरा था, आप लोगों ने मेरे रफेल्स गिरा दिए। तो आप मेरे रफेल के साथ जो अपने लोकल मिसाइल्स लगाएंगे, जो आप कहते हैं हम अस्त्रा लगाएंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि रफेल अस्त्रा को ज्यादा बेहतर फायर कर सकता है अपने एजा रेडार से एज कंपेयर टू मीटियोर एंड मीका। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीटियोर और मीका एस्त्रा से बेहतर मिसाइल नहीं है, बल्कि एस्त्रा उससे बेहतर है। अच्छा, रीजन क्या देते हैं कि हमें सोर्स कोड इसलिए चाहिए है कि हम कम लागत वाले इंडिजिनस मिसाइल्स को रफेल में इंटीग्रेट कर सकें। भाई, पाकिस्तान एयरफोर्स तो बहुत खुश होगी अगर सोर्स कोड फ्रांस आपको दे दे। पाकिस्तान ये चाहेगा कि फ्रांस सोर्स कोड दे दे। पाकिस्तान में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाएगी जब फ्रांस आपको सोर्स कोड दे देगा और आप अस्त्रा उस पे लगा के, उस पे ब्रह्मोस लगा के, उस पे जो लोकल अपने मिसाइल्स बनाए हुए हैं वो आप इंटीग्रेट करेंगे। देन डाउनिंग योर फाइटर जेट्स वुड बी अ पीस ऑफ केक। इट स्टिल इज अ पीस ऑफ केक एज वी अप्रूव्ड इट, लेकिन इट वुड बी फर्दर इजियर। डिफाइंस में रहें आप, निग्लेक्ट में रहें, इग्नोरेंस में रहें, हम इस चीज की केयर नहीं करते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए, बाकी चीजों के ऊपर हम नेगोशिएट करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, बाकी ट्रेड के ऊपर आए, बैठे, बातचीत करते हैं। पानी तो अनकंडीशनल है, पानी तो आपको खोलना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग। मैं आपको बता रहा हूं कि पानी एक वाहिद चीज है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की तमाम सिटीजन्स, इस चीज के ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर पानी के ऊपर कोई इशू होता है तो पाकिस्तान शुड लॉन्च द फर्स्ट स्ट्राइक। पाकिस्तान पहली स्ट्राइक खुद लॉन्च करे, ठीक है? पाकिस्तान जो एक्विजिशंस कर रहा है, पाकिस्तान खुद लॉन्च करे, पानी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इंडिया को चाहिए कि वो थोड़े से प्रूडेंस से काम ले। इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो आप लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ है जिसमें आप बता रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स में, खबरों में, कि पाकिस्तान इज बेगिंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। आप अब बैक कर रहे हैं चाइना के साथ, आप बैक कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमारा पानी ना बंद करना ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है? ये अब आप बैगिंग के ऊपर आए हुए हैं, लेकिन आपने जरूर एक प्रोजेक्शन देनी होती है पब्लिक में कि देखो हम बहुत बड़े हैं, हमसे लोग बैक कर रहे हैं, हमसे निगोशिएट कर रहे हैं। पता है, बस अवाम को आप लोगों ने एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडा में उलझाया हुआ है। इंडियन अवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, वो रिक्वेस्ट ये होगी कि देखें, वी आर पीस लविंग कंट्री, हम पाकिस्तानी बहुत पीस लविंग है, लेकिन आपने एक चीज देख ली, मैं पहले भी बताता रहा था कि वॉर अगर थ्रस्ट होगी, हमारे ऊपर थोपी जाएगी, हमारे ऊपर इन्फोर्स होगी, तो जवाब वो मिलेगा जो कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। और आइंदा के लिए भी आप अगर देखें, आप जंग चाहते हैं तो जंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां पे स्ट्राइक करके वापस चले जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा और आप अपने एक डिटरेंस को कायम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपने चेक कर लिया कि जब आपने एक स्ट्राइक की, जो आपने की बिल्कुल की, हमने नहीं की, आपने नहीं की, तो फिर हम बहुत दिनों तक एक पेशेंस के साथ लगे रहे। हम वीडियोस में, मैं भी कहता रहा, यार वी आर पीस लविंग कंट्री, आपने ये ज्यादती की है, हमने आपके एयरक्राफ्ट भी गिराए और हम इसका जवाब अभी देंगे। तो जिस दिन वो जवाब आया उसी दिन फिर सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ? आप तो बड़ी कंट्री, आप तो सीज फायर ना भी एक्सेप्ट करते, दुनिया आपका क्या बिगाड़ देती? ठीक है ना, आप तो एक सुपर पावर है, आपके मुताबिक आप सीज फायर ना भी एक्सेप्ट करते, जिस तरह इजराइल है,
इसराइल कहता है मैं नहीं करता, आप ना करते कोई क्या बिगाड़ लेता, अमेरिका आपका क्या बिगाड़ सकता है, ऐसे ही है ना। तो चीजों को रियलिस्टिकली लें। आइंदा भी अगर आप लोगों के माइंड में कुछ थोड़ा सा भी शक है तो पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, दे आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज वेरी क्लियर। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम पीस की बात करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। आप भी को एग्जिस्ट करें पीस के साथ, तरक्की कीजिए, आपकी तरक्की के सम्राट हम तक पहुंचे, हम तरक्की करें तो हमारे सम्राट आप तक पहुंचे। चाइना के साथ सींग लड़ाने की बजाय, चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन की बजाय आप इस चीज को रियलाइज करें कि आप पाकिस्तान के साथ तो कन्फ्रंटेशन को सस्टेन नहीं कर सके और सीज फायर आपने कर दिया, चाइना के साथ क्या करेंगे, चाइना के साथ कोऑपरेट करें, यहाँ रीजन में हम एज अ रीजन तरक्की करें। आपकी आवाम, हमारी आवाम, ये तरक्की के जो बेनिफिट्स हैं हम इनको रीप करें। जो चीजें हमारे पास वाफिर मिकदार में, आप उनसे फायदा उठाएं, जो आपके पास वाफिर मिकदार में, आप हमें उनसे फायदा उठाने दें। रीजन एज अ रीजन हम लोग ऊपर की तरफ जाएं, अफगानिस्तान को साथ मिलाएं, ईरान को साथ मिलाएं, हम बहुत पावरफुल एक रीजन बन सकते हैं। अपनी इस सोच से निकले। 1947 में पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया, एक्सेप्ट करें रियलिटी को। हमने एक्सेप्ट किया कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, वो अभी भी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। उन वो किसी मुसीबत में होंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान जाएगा, उधर रिस्पॉन्ड करेगा। हम उसको एक सेपरेट सॉवरेन नेशन मानते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश को कोई तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, सबसे पहला इस्लामी मुल्क जो बांग्लादेश की फिजिकल मदद करने जाएगा वो पाकिस्तान होगा। बस ये होती है रियलिटीज को एक्सेप्ट करें। आपके साथ कंट्रीज हैं, आपके साथ भूटान है, नेपाल है, छोटे छोटे कंट्रीज बाकी हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है। इनके साथ को एग्जिस्ट करना सीखें। आप नहीं सीखेंगे आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक फाइनल मैसेज है। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। आपसे अगली वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज।